हेलो, कैसे हैं आप। एक बार फिर स्वागत है आपका एरम साइकोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में। दोनों में आपने क्या देखा? यही देखा कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसमें एक काउंसलर मेजर रोल प्ले करता है, यानी उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यानी प्राइमरी रोल प्ले करता है। जबकि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर का रोल बहुत ही पैसिव था और टोटली क्लाइंट पे फोकस किया गया, उसके एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं या कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं या कभी कभी कुछ टाइम इस तरह का होता है जहाँ पे काउंसलर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट सजेशन की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग अप्रोच को अप्लाई करके काउंसलिंग कर रहा है तो क्या ऐसी कंडीशन में वो डायरेक्ट सजेशन दे पाएगा? नहीं ना। तो दोनों जो अप्रोच थे, दोनों जो टाइप्स थे काउंसलिंग के, उनके कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ कमियां थी या कुछ डिसएडवांटेजेस थे। उन डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए जो काउंसलिंग का थर्ड टाइप है, यानी थर्ड अप्रोच है, वो है एक्लेक्टिक काउंसलिंग, यानी सारग्राही परामर्शन, समावेशी परामर्शन। आप देखेंगे कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग में डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी दोनों मेथड्स को मिला दिया जाता है। यानी ये क्या है कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एक्सट्रीम्स, दैट इज डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग सारग्राही परामर्शन दो प्रकार के जो परामर्शन यानी डायरेक्टिव यानी निर्देशी एवं अनिर्देशी, दोनों तरह की जो काउंसलिंग का सम्मिश्रण होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं समावेशी अथवा सारग्राही परामर्शन। यानी दोनों तरह की काउंसलिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्लेक्टिक काउंसलिंग कहलाता है। आप देखते हैं कि एक्लेक्टिक काउंसलिंग में एक काउंसलर ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है और न ही बहुत ही ज़्यादा पैसिव रोल प्ले करता है। वो दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है, यानी जहाँ ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि उसे अपने क्लाइंट को सजेशन देना चाहिए, उसे कुछ डायरेक्शन देना चाहिए, उसे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन देता है, सजेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि यहाँ पे डायरेक्ट सजेशन की नहीं बल्कि काउंसली को, परामर्शी को सुनने की ज़रूरत है, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन को समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे एक काउंसलर पैसिव रोल प्ले करते हुए काउंसलर को ही एक्सप्रेस करने का मौका देता है कि वो खुलकर अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। तो दोनों जो टाइप्स हो उनका जो सम्मिश्रण होता है वो एक्लेक्टिक काउंसलिंग है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी काउंसलिंग का मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि बहुत ही उदारवादी प्रकृति का, इसका नेचर जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही लचीला होता है। किसी पे कोई प्रेशर नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं। अगर काउंसलर को ज़रूरत पड़ती है कि अपने क्लाइंट से कुछ क्वेश्चंस करे, उसे कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करे, तो उसे वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, सजेशन प्रोवाइड कर सकता है। और अगर क्लाइंट को लगता है कि मुझे अपने काउंसलर को कुछ बताना चाहिए तो वो फ्रीली अपनी बातों को खुलकर
काउंसलर के सामने प्रस्तुत करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड इफेक्टिव अप्रोच है। और काउंसलिंग करते वक्त मोस्टली काउंसलर के ज़रिए इसी अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जिसमें दोनों टाइप्स जो होते हैं, यानी डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव टाइप्स, दोनों की के गुणों यानी दोनों की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया जाता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि काउंसलिंग के दौरान एक काउंसलर किस मेथड का यूज करेगा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम वैरी करता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर्सन पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है कि कब कौन कैसे मेथड का यूज करके काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नहीं, ये नहीं कि आप जहन में बना के चले कि नहीं मुझे डायरेक्टिव काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करनी, नहीं, जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसी ज़रूरत हो, उसके अकॉर्डिंग काउंसलर तय करता है कि अब मुझे डायरेक्टिव काउंसलिंग को फॉलो करना है, अब मुझे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को फॉलो करना है, नहीं अब मुझे एक्लेक्टिक काउंसलिंग अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट विशेषता है, पहली विशेषता है जो इसकी मेरिट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड जो इसकी मेरिट आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका नेचर क्या होता है, काफी फ्लेक्सिबल होता है, काफी लचीलापन होता है इसमें, यानी काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों ही फ्री होते हैं अपनी बात रखने के लिए, उन पे किसी भी तरह का दबाव नहीं होता, दोनों ही फ्री होते हैं, किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस तरह की जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आपसी जो रिलेशनशिप होते हैं वो काफी स्ट्रांग होने चाहिए, है कि नहीं। आपस के जो संबंध हो वो काफी स्ट्रांग हो, काफी विश्वास वाला हो, आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए, विश्वास करते हुए ही कहीं ना कहीं काउंसलिंग के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव किया जा सकता है। तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप काफी भरोसे का होना चाहिए, काफी विश्वास का होना चाहिए, ट्रस्ट का होना चाहिए, फेथ का होना चाहिए। आपसी अंडरस्टैंडिंग या आपसी गुड रिलेशन की वजह से ही काउंसलिंग के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की काउंसलिंग में, इस तरह के अप्रोच में एक रैपो बिल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। और फीलिंग्स ऑफ कंफर्ट आर एसेंशियल, कि इस तरह की जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग अप्रोच होता है, इसमें फीलिंग ऑफ कंफर्ट, यानी काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों ही आराम की अवस्था में होते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, और कंफर्ट की फीलिंग का होना इसमें आवश्यक है। अगर दोनों ही अनकंफर्ट फील कर रहे हैं काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये गलत, कहीं पे कुछ कमी है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। तो पहले जो शर्त है, पहले जो विशेषता यही है कि काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों को कंफर्टेबल फील करना होगा, यानी इस तरह का एटमॉस्फेयर, काउंसलिंग के लिए इस तरह का अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए, इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप किया जाए कि काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी इजीली तरीके से, काफ़ी फ्रीली तरीके से अपनी बातों को रख सके, या कह सकते हैं कि काउंसलिंग के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करने में एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर्स आर स्टेप्स ऑफ एक्लेक्टिक काउंसलिंग। यानी एक्लेक्टिक काउंसलिंग में जब एक परामर्शक के द्वारा अपने परामर्शी की काउंसलिंग की जाती है तो किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट जो इसका स्टेप है वो है इनिशियल इंटरव्यू। यानी आप कह सकते हैं कि जब एक परामर्शक और परामर्शी एक दूसरे से मिलते हैं, यानी काउंसलिंग सेटअप पे दोनों की मुलाकात होती है, तो फॉर्मल ग्रीटिंग एंड सीटिंग के बाद एक इंटरव्यू चलता है जो कि काउंसलर के द्वारा किया जाता है अपने काउंसली की, जिसको हम कहते हैं इनिशियल इंटरव्यू। यानी दोनों में एक प्रारंभिक बातचीत होती है ताकि एक काउंसलर अपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, कि वो उसके बैकग्राउंड के बारे में जान सके, उसकी बातों के आधार पे उसके शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में जान सके, उसकी सोच के बारे में जान सके। जब दोनों के बीच में एक फॉर्मल इंटरव्यू हो जाता है, फॉर्मल बातचीत हो जाती है, तो नेक्स्ट स्टेप में एक काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्लाइंट के साथ एक बेहतर सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करे, यानी रैपो बिल्ड करे। सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के पीछे एक मकसद होता है ताकि जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ एक क्लाइंट अपने काउंसलर के पास आया है, उस एक्सपेक्टेशन को क्लाइंट को समझाया जा सके कि वो काउंसलिंग से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या प्रत्याशा रखता है। और अगर वो प्रत्याशा रखता है, अगर वो चाहता है कि काउंसलिंग की वजह से उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, तो उस पॉजिटिव चेंजेस को लाने में उसे पूरी तरह से अपने काउंसलर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों मिल करके जो फ्यूचर काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के बारे में, फ्यूचर में की जा रही काउंसलिंग के बारे में एक प्लान बनाते हैं। यानी कि किस तरह से प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, किस तरह से प्रॉब्लम के पीछे छुपे कारणों को जानने की कोशिश करनी है, और अगर प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया जाता है तो उसका रिजोल्यूशन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में दोनों ही प्लान करते हैं, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इसके बाद का जो स्टेप आता है उसको हम कहते हैं कि इस स्टेप में एक काउंसलर अपने क्लाइंट के बारे में डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि उस इंफॉर्मेशन और क्लाइंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो उसकी प्रॉब्लम को बहुत ही गहराई से समझ सके और फिर उसकी डायग्नोसिस कर सके और उसका रिजोल्यूशन करने में उसकी हेल्प कर सके। जब एक काउंसलर के जरिए अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया जाता है, उसको परिभाषित कर लिया जाता है, तो फिर वो उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाएगा, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए काउंसलिंग के अंदर कौन कौन सी कोपिंग स्किल्स की ज़रूरत है, कौन कौन से सोशल स्किल्स की ज़रूरत है, कौन कौन से बिहेवियरल स्किल्स की ज़रूरत है, उसकी जान या पहचान कर ली जाती है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में एक काउंसलर क्या करता है, काउंसलर करता है कि एक काउंसलिंग के अंदर उन स्किल्स को डेवलप किया जाए, उसकी इस तरह से काउंसलिंग की जाए, उसको इस तरह से परामर्शन प्रदान किया जाए ताकि उसके अंदर की जो कमियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, उसको दूर करके उसकी जगह पे एक पॉजिटिविटी डेवलप की जाए, उसके अंदर जिन स्किल्स की कमी है उन स्किल्स को दोबारा से डेवलप किया जाए, या आप यूँ कह सकते हैं कि उसके अंदर इंसाइट डेवलप की जाए, उसके अंदर सोच का विकास किया जाए और उसके नेगेटिव परसेप्शंस, नेगेटिव एटीट्यूड्स या नेगेटिव फीलिंग्स की जगह पे एक पॉजिटिविटी को डेवलप किया जाए, ताकि उसके बेसिस पे वो अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में स्वयं सक्षम हो सके, स्वयं कैपेबल हो सके, और इन फ्यूचर अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही हल कर सके, ना कि अदर पर्सन पे डिपेंडेंट हो। ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है कि टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग। जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में बताया गया कि जब एक काउंसलिंग के अंदर इंसाइट डेवलप हो जाती है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व कर सके, तो फिर उसके बाद काउंसलिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है, काउंसलिंग को ख़त्म कर दिया जाता है, और फिर टर्मिनेशन के बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है फॉलो अप। यानी काउंसलिंग करने के बाद कुछ दिनों तक एक काउंसलर के ज़रिए उसको फॉलो कर